अब से चंद मिनट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष के आरोप और सवालों का जवाब देंगे। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री के बयान में एक तरह से 2024 में उनका क्या विजन है वो तो होगा ही, लेकिन साथ ही जम्मू कश्मीर के मुद्दों पे भी वो बोलेंगे और वहाँ की स्थिति में क्या बदलाव आया है वो इस सरकार में बताएंगे कि 9 साल के इस सरकार के कामकाज के बाद क्या क्या बदलाव देश में आया है, जम्मू कश्मीर में आया है। मणिपुर के मुद्दे पर भी बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री अपने बयान में एक छोटा सा हिस्सा मणिपुर का भी रखेंगे, लेकिन कुल मिलाकर एक तरह से आज का जो बयान होगा वो कहीं ना कहीं विपक्षी ग्रुप इंडिया जो है उस पर प्रधानमंत्री का भारी हमला होने वाला है इस बयान के जरिए। 24 में जो चुनाव होना है और उसमें जो उनके थर्ड टर्म का वो लगातार दावा कर रहे हैं उसके लिए उनका विजन क्या होगा ये भी आज के भाषण का एक प्रमुख हिस्सा होने वाला है। कुल मिलाकर एक खुले राजनीतिक पिच की तरह प्रधानमंत्री अब से चंद मिनट बाद ही बैटिंग करते हुए संसद भवन में नजर आएंगे और कहीं ना कहीं एक तरह से अपने संसद के बयान के जरिए वो अपने कार्यकर्ताओं और देश की आबादी, देश के जो नागरिक हैं, जो वोटर हैं, उनको भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। राहुल गांधी के भाषण के कुछ अंशों को एक्सपंज किए जाने को लेकर कांग्रेस ने तीखी नाराजगी जताई है। बुधवार को संसद में राहुल गांधी के भाषण के कुछ अंशों को जो भारत माता से जुड़े थे उन्हें एक स्पीकर की इजाजत से डिलीट कर दिया गया है। कांग्रेस ने कहा है कि भले ही राहुल गांधी की बातों को संसद में नहीं रखने दिया जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी को सुनने के लिए देश तैयार है और वो लोगों के पास जाकर अपनी बात कहेंगे। कांग्रेस और बीजेपी के टकराव की एक और वजह बन गई है और वो वजह है संसद टीवी। कांग्रेस का ये कहना है कि जब बुधवार को राहुल गांधी लोकसभा में भाषण दे रहे थे तो ज्यादातर समय कैमरा उन पर नहीं रखा गया। कांग्रेस का ये आरोप है कि दरअसल स्विचिंग रूम में एक खास तौर पर सरकार ने व्यक्ति बैठा रखा था और वही ये सब गड़बड़ कर रहा था और इस मामले को उचित फोरम पर कांग्रेस का कहना है कि वो उठाएगी। कैमरामैन रफीक के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24 दिल्ली। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी के भाषण का एक हिस्सा हटा दिया गया। स्पंज करने के बाद कांग्रेस ने आपत्ति जताई और लोकसभा अध्यक्ष से इसे फिर से बहाल करने की मांग की। संसद में दिए गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भाषण के कई हिस्से बाद में कार्रवाई से हटा दिए गए। इस पर कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज की है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर इस पर अपना विरोध दर्ज कराया। लोकसभा में दिए गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के स्पीच का कुछ हिस्सा हटाए जाने पर कांग्रेस ने नाराजगी व्यक्त की है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर भाषण को सदन में प्रकाशित करने की गुजारिश की है। चौधरी ने आगे कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा के दौरान राहुल गांधी के भाषण का एक बड़ा हिस्सा हटा दिया गया था। इससे पहले राहुल गांधी के बोलने के ऊपर सस्पेंस बरकरार था। अविश्वास प्रस्ताव के पहले दिन राहुल गांधी को बोलना था, लेकिन राहुल गांधी की जगह गौरव गोगोई ने बोला। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। प्रधानमंत्री को आज जवाब देना है। उधर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में लगातार एक सदस्य दूसरे सदस्य के ऊपर विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव ला रहे हैं। जानकारी है कि पीयूष गोयल के ऊपर पर भी विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव विपक्षी दलों ने लाया था कि वो इस बात पे कि उन्होंने देशद्रोही विपक्षी दलों के नेताओं को देशद्रोही करके संबोधन किया था। इस पर उनके खिलाफ प्रस्ताव लाया गया था। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा के खिलाफ भी विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया गया है। दरअसल में राघव चड्ढा के खिलाफ इसलिए लाया गया था कि उन्होंने फर्जी तरीके से साइन करने का मामला जो सिलेक्ट कमेटी को भेजे जाने के लिए दिया था, उस पर राज्यसभा में जब दिल्ली सर्विसेज बिल पर चर्चा हो रही थी तो ये मसला सामने आया था और गृहमंत्री अमित शाह ने उठ के कहा था कि इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन 4 से 5 सांसदों के खिलाफ इस तरह के प्रस्ताव आए हैं। देखना है कि उस पर सभापति क्या फैसला लेते हैं। प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली।
इस समय हम मौजूद हैं विष्णुपुर में और विष्णुपुर में जिस तरह से देखें कि संसद में मणिपुर की चर्चा हो रही है, यहाँ पे बाकायदा विष्णुपुर मैतेई समुदाय की सारी महिलाएं मौजूद हैं और हर किसी गाड़ियों की बाकायदा चेकिंग कर रही हैं और इन हर किसी की उम्मीद है कि मणिपुर का संसद में लगातार चर्चा हो रहा है और आज का दिन अहम है क्योंकि प्रधानमंत्री मणिपुर के बारे में बोलेंगे और इसको लेकर यहाँ पे दोनों समुदायों में बड़ी जिज्ञासा है कि आखिर जो प्रधानमंत्री बोलते हैं क्या बोलते हैं, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है और बाकायदा इस महिलाएं यहाँ पे सुरक्षा के तौर पे अपने समुदाय के लेकर जो भी गाड़ियाँ आ रही है उन गाड़ियों की बाकायदा चेकिंग कर रही हैं। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 मणिपुर। आम आदमी पार्टी के सभी सांसदों ने मिलकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने इस बात का जिक्र किया कि आखिर क्या वजह है कि लगातार बीजेपी जो है वो विपक्ष को निशाना साध रही है। इसके अलावा ये भी कहा गया आम आदमी पार्टी की तरफ से कि जो परिस्थितियां बनी हैं ऐसे में विपक्ष पूरी तरीके से एकजुट है। भले ही राघव चड्ढा के मुद्दे पर जिस सर्विस ऑर्डिनेंस के ऊपर कहीं ना कहीं सवाल उठाते नजर आए, वहीं ये कहते नजर आए कि जब उन्होंने सेलेक्ट कमेटी में 4 लोगों के नाम दिए, उन लोगों की कमेटी में नाम देने के पीछे कई सारे तर्क हो सकते हैं। उन्होंने रूल बुक का भी हवाला दिया कि ऐसे में उन्होंने किसी के भी कोई हस्ताक्षर नहीं लिए थे और कहीं ना कहीं ये अपने आप बनाई हुई बातें हैं और शायद यही भ्रमित करने वाली बातें ऐसी हैं जिनकी वजह से लगातार उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब भी प्रदेश कमेटी उनको बुलाएगी वो उसका जवाब जरूर देंगे, उनको बताएंगे कि आखिर जितनी बातें उनके बारे में कही गई हैं वो सब गलत हैं और सीधे तौर पर अपना पक्ष राघव चड्ढा यहाँ पर रखते नजर आए। इसके अलावा उन्होंने सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा जो हालात और जो परिस्थिति बनती नजर आ रही है उससे साफ पता चलता है कि बीजेपी उन पर निशाना साध रही है। कैमरा पर्सन भरत रावत के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 दिल्ली। दिल्ली सेवा बिल के लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद दिल्ली बीजेपी के नेताओं ने आज पहली बार उपराज्यपाल से मुलाकात की। चूंकि केजरीवाल सरकार ने 16 और 17 अगस्त को दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाया है तो इस बाबत दिल्ली बीजेपी ने उपराज्यपाल से मिलकर कुछ शंकाएं व्यक्त की। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव की अध्यक्षता में तमाम बीजेपी के विधायक और साथ ही साथ एलओपी रामवीर सिंह विधूड़ी उपराज्यपाल से मिले और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से अब दिल्ली सेवा बिल पास हो गया है तो ऐसे में क्या अब विधानसभा सत्र बुलाने से पहले उपराज्यपाल की मंजूरी नहीं ली जानी चाहिए। साथ ही साथ जो बीजेपी के विधायक हैं उन्हें क्या विधानसभा सत्र बुलाने से पहले 15 दिन का नोटिस नहीं दिया जाना चाहिए। ये तमाम सवाल आज दिल्ली बीजेपी ने उपराज्यपाल से मिलकर उठाए हैं। कैमरामैन साहिल के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। केंद्रीय चुनाव आयोग की नियुक्ति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का न हो कोई दखल, इसके लिए सरकार ने राज्यसभा में पेश किया विधेयक। सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, उनकी सेवा शर्तों व कार्यकाल को विनियमित करने के लिए जो विधेयक राज्यसभा में पेश किया है उसको लेकर सरकार ने अपनी राजनीतिक लाइन सबके सामने रख दी। वहीं विधेयक पेश होने पर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह चुनाव आयोग को प्रधानमंत्री के हाथों की कठपुतली बनाने का प्रयास है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था जिसका उद्देश्य मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को कार्यपालिका के हस्तक्षेप से बचाना था। कोर्ट ने आदेश दिया था कि इनकी नियुक्तियां प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की सदस्यता वाली एक समिति की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। कैमरामैन रफीक के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली। राष्ट्रीय लोकदल के विधायकों की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई तो इसी बीच राजनीतिक गलियारों में सियासी चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब रालोद विधायक सामूहिक रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले हैं। कहा जा रहा है कि राज्यसभा में दिल्ली बिल पर हुई वोटिंग में पहले रालोद प्रमुख जयंत चौधरी गायब रहे, अब विधायक सामूहिक रूप से मुख्यमंत्री से मिले हैं। इस घटनाक्रम के सियासी मतलब भी निकाले जा रहे हैं। चर्चा है कि जयंत भाजपा आलाकमान के संपर्क में बने हुए हैं। इधर लोकदल के 9 में से 8 विधायक मुख्यमंत्री से मिले। लोकदल का कहना है कि प्रदेश में बाढ़ से हुए नुकसान का मुआवजा देने, बकाया गन्ना मूल्य भुगतान करने और गन्ना मूल्य में वृद्धि करने, किसानों को फ्री बिजली देने जैसे मामलों पर ही विधायकों की मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है। हालांकि राष्ट्रीय लोकदल ने इस मामले पर सफाई देते हुए साफ कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लोकदल के विधायकों की मुलाकात किसानों के मुद्दों को लेकर हुई है और बीजेपी इसे बेवजह तूल देने की कोशिश कर रही है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। जिस तरह से पार्लियामेंट में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के साथ मिलकर चल रहे हैं और उसी को लेकर प्रदेश और देश की राजनीति भी गरमाने लगी और इसी मामले पर भाजपा पंजाब के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने एक बयान दिया इसी गठजोड़ को लेकर। तो उसके बाद
प्रदेश की राजनीति बिना देर किए ही गरमाने लगी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर रंधावा ने बिना देरी किए ट्वीट करते हुए कहा कि जाखड़ एक मौकापरस्त नेता हैं जिन्होंने उसी हाथ को काट दिया जिस हाथ ने उनके परिवार को मान सम्मान दिलाया, वहीं पर उनके पिता की एक बड़ी पहचान बनाई और अब उसी के ऊपर किंतु परंतु किया जा रहा है। और इसी के चलते ही सुनील जाखड़ ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि सुखजिंदर रंधावा अपनी लक्ष्मण रेखा को ना लांघे, उनका मुंह ना खिलवाएं। फिलहाल जो राजनीति है पूरी तरह गरमाने लगी है। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। देश में बढ़ती महंगाई को देखते हुए आरबीआई ने लगातार तीसरी बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है, यानी आपको होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन पर कोई राहत मिलने वाली नहीं है। अगर रेपो रेट की बात करें तो रेपो रेट इस समय 6.5% है, जो कि बरकरार रहेगा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि जो महंगाई दर है, खुदरा महंगाई दर, वो 1% तक बढ़ने का अनुमान है। अगर बात करें जुलाई से सितंबर तक की तो 1% खुदरा महंगाई दर बढ़ सकता है, बढ़ने का अनुमान है। यही कारण है कि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन राहत की खबर ये है कि जीडीपी ग्रोथ पर इसका कोई असर नहीं है। जीडीपी ग्रोथ का जो आरबीआई ने पहले अनुमान लगाया था, अभी भी उसी पे आरबीआई की एमपीसी कमेटी बरकरार है। विनोद के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को आज एक बड़ी सौगात मिली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ से वाराणसी तक की विमान सेवा की शुरुआत कर दी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से धर्मनगरी वाराणसी जाने वालों के लिए खुशखबरी है। अगर आप बेहद कम समय में वहां पहुंचना चाहते हैं तो आपके लिए आज यानी 10 अगस्त से ही फ्लाइट सेवा की शुरुआत कर दी गई है। महज 55 मिनट के भीतर लखनऊ से वाराणसी तक का सफर तय किया जा सकेगा। इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से शुरू की गई यह फ्लाइट सेवा हफ्ते में 3 दिन यानी मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को मिलेगी। लखनऊ एयरपोर्ट पर दोपहर 2:20 पर फ्लाइट मिलेगी। इसी तरह वाराणसी एयरपोर्ट पर लखनऊ आने के लिए शाम 4:05 पर फ्लाइट पकड़ सकेंगे। लखनऊ से वाराणसी के लिए लंबे समय से लोग हवाई सेवा की मांग कर रहे थे, जो अब पूरी हो गई है। इससे न केवल व्यापारियों बल्कि श्रद्धालुओं को भी बनारस पहुंचने में बेहद आसानी होगी। कैमरा पर्सन सचिन कुमार सैनी के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की महिलाओं को 5G स्मार्टफोन देने की योजना की आज से शुरुआत हो गई है। इसकी औपचारिक शुरुआत जयपुर के इसी बिरला ऑडिटोरियम में सीएम अशोक गहलोत ने की है। और खास बात यह है कि पहले चरण के तहत 40 लाख महिलाओं को यह 5G स्मार्टफोन 3 साल के फ्री इंटरनेट के साथ दिया जाएगा। और सरकार की कोशिश यह है कि इस योजना के तहत 1,42,00,000 महिलाओं को स्मार्टफोन दिया जाए। अलग अलग चरणों में यह वितरण होगा, लेकिन पहले चरण में महिला मुखिया के साथ साथ सरकारी कॉलेज में पढ़ने वाली, स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं को यह स्मार्टफोन दिया जा रहा है। खास बात यह है कि इसके लिए सरकार की तरफ से करीब 7,000 रुपये की राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में डाली जाएगी, जबकि जो इंटरनेट का पैसा है वह भी सरकार 3 साल तक के लिए इनके खाते में डालेगी। कुल मिलाकर राजस्थान की एक और बड़ी योजना आज से शुरू हो गई है। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। उत्तर प्रदेश के भदोही से सांसद रमेश चंद बंद को एक शख्स ने फिरौती के लिए धमकी दी और धमकी देते वक्त फोन कॉल पर उसने कहा कि 10 लाख रुपए दे दो वरना तुम्हारे बेटे को मैं किडनैप कर लूंगा। इस पूरे मामले में सांसद रमेश चंद बंद ने नॉर्थ एवेन्यू पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया। उसके बाद दिल्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की जांच में जुट गई। रमेश चंद बंद की तरफ से फोन नंबर भी पुलिस को मुहैया कराए गए। उसके बाद पुलिस ने उस नंबर को जब ट्रैक डाउन किया तो वो भदोही का नंबर निकला। उसके बाद पुलिस उस शख्स तक पहुंचती है। मिथिलेश नामक आरोपी को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है। वहीं यह जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर फिरौती मांगने के पीछे की मंशा क्या थी। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। कैमरामैन साहिन अलसारी के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली। रास्ते पर पड़े हुए गड्ढे और खुले मैनहोल को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने काफी नाराजगी जताई है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, मीरा भाईंदर, भिवंडी और वसई विरार ऐसे 6 महानगर पालिका के कमिश्नरों को शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में पेश होने को कहा है। दरअसल 2018 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सबको निर्देश दिया था कि मुंबई में और आसपास की सभी महानगर पालिका में कहीं भी रास्तों पर गड्ढे नहीं होने चाहिए और खुले मैनहोल नहीं होने चाहिए, लेकिन लगातार सड़कों पर गड्ढे पड़ते जा रहे हैं। दरअसल एक एडवोकेट ठक्कर ने इसको लेकर जनहित याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है और सभी कमिश्नर को ये कहा है कि उनका जो कहना है वो लिखित स्वरूप में एफिडेविट में कोर्ट में सबमिट करे। कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर 2018 में अगर कोर्ट कहता है कि गड्ढे भरे जाए तो क्या 5 साल लगते हैं गड्ढे भरने के लिए। कैमरामैन दिलीप अवेरे के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। पाकिस्तान मूल की रहने वाली सीमा हैदर और भारत मूल के रहने वाले सचिन मीना के ऊपर एक फिल्म बन रही है जिसका टाइटल कराची टू नोएडा है। फिल्म का पहला पोस्टर निर्माता निर्देशक ने लॉन्च कर दिया है। वहीं इस फिल्म में सीमा हैदर और सचिन मीना रोल के लिए नोएडा में ऑडिशन लिया गया है। यह फिल्म सचिन मीना और सीमा हैदर की प्रेम कथा पर आधारित होगी। जानी फायरफॉक्स प्रोडक्शन के बैनर तले ये फिल्म बनेगी। सीमा हैदर और सचिन मीना के किरदार के लिए आर्टिस्ट का सिलेक्शन हो चुका है और बहुत जल्द ही इसकी शूटिंग भी शुरू कर दी जाएगी। सीमा हैदर और सचिन मीना की प्रेम कहानी पर पाकिस्तान से कराची से शुरू हुई, भारत तक पहुंची और भारत में ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा कस्बे तक पहुंची एक एक सीन को इस फिल्म में दर्शाया जाएगा। सीमा हैदर के जासूस होने के शक में सभी सेंट्रल एजेंसियां अभी जांच में जुटी हुई हैं। सीमा हैदर को क्लीन चिट नहीं मिली है। ऐसे में फिल्म और सीमा हैदर के रॉ वाले रोल पर संशय बरकरार है। ग्रेटर नोएडा से मैं मोहम्मद यूसुफ, न्यूज़ 24। बिहार का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल नालंदा मेडिकल कॉलेज आज प्रोफेसर की कमी से जूझ रहा है। स्थिति यह है कि यहाँ पर 28 विभागों की पढ़ाई होती है और 26 विभाग में प्रोफेसर नहीं है। प्रोफेसर की कमी के कारण मेडिकल कॉलेज में ना तो कोई शोध हो रहा और ना ही बेहतर पढ़ाई। प्रोफेसर की कमी के कारण कई विभागों की मान्यता पर भी तलवार लटकी है। नेशनल मेडिकल काउंसिल के प्रावधान के मुताबिक पीजी की पढ़ाई के लिए उस विभाग के प्रोफेसर का होना जरूरी है। उनके मार्गदर्शन में भी किए गए शोध को मान्यता प्राप्त मिलता है, लेकिन पिछले कई सालों से नालंदा मेडिकल कॉलेज में कोई शोध नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि पूरा नालंदा मेडिकल कॉलेज जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के भरोसे चल रहा है कई सालों से। कैमरामैन इसी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। कूनो नेशनल पार्क में चीतों की सिलसिलेवार मौत के बाद अब एक चीते की टेंशन वन विभाग को हो गई है। चीते का नाम है निर्वा, जो मादा चीता है, जो पिछले 21 तारीख से यानी करीब 20 दिन से अब तक लापता है। उसको खुले जंगल में छोड़ा गया था, जिसके बाद से अब ये जानकारी मिल रही है कि निर्वा जो है चीता, उसकी लोकेशन नहीं ट्रेस हो पा रही है। कॉलर आईडी खराब होने की बात सामने आई है। इसके अलावा बीते 7 दिन से किसी तरह के पगमार्क और साथ में शिकार की भी कोई जानकारी अब तक चीता प्रोजेक्ट से जुड़े लोग हैं, जो प्रबंधन है उनों का, उनको नहीं मिल पाई है। यही वजह है कि अब ये टेंशन बढ़ गया है कि आखिरकार निर्वा चीता कहाँ पर है। इस बात की कोशिश की जा रही है कि लगातार उसको खोजा जाए और वन विभाग की टीम लगातार उसको खोजने में जुटी हुई है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश। यूपी के मेरठ से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। कारोबारी और उनकी पत्नी को घर में घुसकर मारी गोली। मेरठ में आज सुबह बेखौफ बदमाशों ने लोहा कारोबारी धन कुमार जैन और उनकी पत्नी अंजू के घर में घुसकर गोली मार दी। धन कुमार जैन की मौके पर ही मौत हो गई। पत्नी अंजू को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरी वारदात मेरठ के दाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र की है। आज सुबह करीब 8 बजे बाइक सवार 2 नकाबपोश बदमाश धन कुमार जैन के घर पहुंचे। कोई कुछ समझ पाता नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसते ही व्यापारी को गोली से भून डाला। इतना ही नहीं, हथियार लहराते हुए बेखौफ बदमाश भाग निकले। इस पूरे मामले में पुलिस ने हत्या, लूट जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। वहीं एसएसपी मेरठ का कहना है कि अपराधियों की धरपकड़ के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। साथ ही पूरे इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में लगातार बीते 4 दिनों से भारतीय सेना का आतंक के खिलाफ ऑपरेशन बरियामा चल रहा है। ये ऑपरेशन चल रहा है गुंदा खवास के घने जंगलों में। जानकारी जो सूत्रों से मिली है उसके मुताबिक
पुंछ राजौरी से सटे घने जंगलों में आतंकियों के 2 से 3 ग्रुप हो सकते हैं और एक ग्रुप में आतंकियों की संख्या 2 से 3 हो सकती है। और उसी आशंका के चलते बड़े पैमाने पर इन घने जंगलों में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन चल रहा है आतंक के खिलाफ। अब आप देखिए जो इलाका है, यहाँ आतंकियों के लिए छिपने के लिए कई हाइडआउट्स बने हुए हैं। हाइडआउट्स दरअसल कहा जाता है उन गुफाओं को जो जंगल के बीचों बीच होती हैं। और आप देखिए ये घने जंगल का इलाका है, यहाँ पर हमारे जवान इस समय चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं और पूरे घने जंगल को चारों तरफ से कॉर्डन किया हुआ है। एरिया को सैनिटाइज किया जाता है, उसके बाद जवान आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे बहादुर जवानों का यही मकसद है कि कितने भी आतंकी इन घने जंगलों में क्यों ना छिपे हों, चुन चुनकर हर एक आतंकी को मौत के घाट उतारा जाए। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, राजौरी। बिहार की राजधानी पटना में मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 542 करोड़ रुपए की लागत से एक टनल का निर्माण कराया जाएगा, जो यहां से करीब 1.5 किलोमीटर लंबा होगा। यह टनल बिहार संग्रहालय को पटना संग्रहालय से जोड़ेगी और इसके लिए 542 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है और यह करीब जो 1.5 किलोमीटर लंबा जो टनल बनेगा वो वर्ल्ड हेरिटेज के माफिक बनेगा, विश्व स्तरीय रहेगा। और इसमें जो 1.5 किलोमीटर लंबे टनल के नीचे जो दीवारें होंगी वहाँ पे कलाकृतियाँ होंगी जो बिहार के विभिन्न संस्कृतियों को दर्शाएगी। इसके अलावा सिर्फ एक टिकट में कोई भी जो दर्शक होंगे एक टिकट में यहाँ से दोनों जो म्यूज़ियम है दोनों म्यूज़ियम को देख सकते हैं। और इसके लिए मुख्यमंत्री ने कल कैबिनेट की बैठक में करीब 542 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और यह 2026 तक इसे निर्माण का रखा गया है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। अल नीनो को लेकर के मौसम विभाग ने नई भविष्यवाणी की है। आपको बता दें कि अल नीनो के कमज़ोर पड़ने की वजह से मौसम विभाग का कहना है कि अगस्त और सितंबर का महीना सूखा हो सकता है, साथ ही साथ तापमान और उमस में वृद्धि हो सकती है। आपको बता दें कि मार्च से लेकर जुलाई तक बारिश जमकर हुई, जिसकी वजह से देश के अलग अलग राज्यों में बाढ़ की समस्याओं के अलावा कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। लेकिन अब मौसम विभाग ने अगस्त और सितंबर को लेकर जो भविष्यवाणी की है उसके मुताबिक इक्वेटोरियल प्रशांत महासागर में अल नीनो के कमजोर होने की स्थिति देखी जा रही है, जो आमतौर पर मानसून के मौसम के दौरान अल नीनो के होने से बारिश के लिए हानिकारक होती है और सूखे का कारण बनती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगस्त और सितंबर में देश के अधिकतर हिस्सों में सामान्य से अधिक ड्राई हो सकते हैं। यानी साफ तौर पर अब जो है मौसम आपका उमस को तो होगा ही, साथ ही साथ तापमान में भी रात और दिन के बढ़ोतरी होगी। कैमरा पर्सन संजय राहुल के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। उत्तराखंड में हो रही लगातार बारिश के बाद कई लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई है, जहां ये देखा गया है कि छोटी बड़ी नदियां उफान पे हैं। कई रास्ते ऐसे हैं जो पूरी तरीके से टूट चुके हैं, जहां लगातार प्रशासन दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार उन जगहों पर मौजूद है जहां एहतियातन बड़े हादसे हुए। हालांकि गौरीकुंड में एक तस्वीर देखी, कई लैंडस्लाइड के नीचे कई लोगों की दबने से मौत हो गई थी। हालिया तस्वीर एक और सामने आई जहां लैंडस्लाइड से 3 बच्चे दबने से जहां बताया जा रहा है कि 3 मौतें हुई हैं। ये इसलिए भी हैरान कर रहा है कि लगातार उत्तराखंड में बारिश हो रही है और तस्वीर बदली हुई नहीं दिख रही है। खासकर अगर हम निचले इलाकों की बात करें, जो पहाड़ी इलाकों के निचले इलाके हैं जहाँ नदियाँ उफान पर हैं, उनसे सटे इलाकों में भी काफ़ी कहा जाए कि परेशानियां देखने को मिल रही है। फिलहाल प्रशासन अलर्ट मोड पर है और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से आने वाले 5 दिन भारी बारिश की चेतावनी अलर्ट की गई है मौसम विभाग द्वारा। और ये कहा जा रहा है कि संभल कर चलें, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो रास्ते हैं उत्तराखंड की उन सड़कों पर, उन जगहों पर जहाँ देखा जा रहा है कि लगातार बारिश हो रही है। और ऐसे में मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि आने वाले कुछ दिन ऐसे रह सकते हैं। तो जिस तरीके की तस्वीरें हैं, कहीं ना कहीं फ़िलहाल ताज़ा तस्वीरें ये कहा जा रहा है कि लगातार बारिश है, कई जगह सड़कें टूटी हैं, फिलहाल परेशानियां कम होती नहीं दिख रही हैं। राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24।